वेलकम टू आवर डीप डाइव। आज का सेशन एक बहुत ही अलग और फैसिनेटिंग एक्सप्लोरेशन होने वाला है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आज हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है वो कोई आम टेक्स्ट बुक या कोई पुराना टेक्स्ट नहीं है। सही कहा। ये एक हाईली डिटेल्ड विजुअल डॉक्यूमेंट है जिसे उन्होंने इंडियन लेजिस्लेटिव ब्लूप्रिंट का नाम दिया है। और इसकी सबसे खास बात पता है क्या है? इसने पूरे भारतीय संविधान और पार्लियामेंट के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को 3D मेटाफर्स और क्लियर विजुअल मैप्स में डिकोड कर दिया है। एग्जैक्टली अगर कोई इंडियन पॉलिटी को सच में समझना चाहता है बिना किसी हैवी पॉलिटिकल जार्गन में उलझे, तो आज का ये डीप डाइव बिल्कुल वही क्लैरिटी देगा। मतलब हम अक्सर पॉलिटी को ना रूल्स और आर्टिकल्स के एक ड्राई कलेक्शन की तरह देखते हैं। क्या है राइट, पहली स्लाइड पर आते हैं। यहाँ मटेरियल एक बहुत ही स्ट्राइकिंग इमेज यूज कर रहा है। एक 3D ग्लोइंग बुक है जिसके ठीक ऊपर हमारा नेशनल एम्बलम अशोका स्तंभ रखा हुआ है। जो क्लियरली हमारे भारतीय संविधान को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, पर इस ग्लोइंग बुक के आसपास जो डेटा पॉइंट्स लिखे हैं वो इस डॉक्यूमेंट के मैसिव स्केल को दिखाते हैं। ओरिजिनल और करंट स्ट्रक्चर के बीच का जो कॉन्ट्रास्ट है, यहाँ वो सच में माइंड बेंडिंग है। ये डेटा पॉइंट इसलिए इतना क्रूशल है ना, क्योंकि ये दिखाता है कि संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। जैसे जब मूल संविधान अडॉप्ट किया गया था तब उसमें सिर्फ 22 पार्ट्स थे। हाँ, 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स और 8 स्केड्यूल्स थे। उस वक्त के हिसाब से भी ये दुनिया के सबसे लंबे कॉन्स्टिट्यूशंस में से एक था। लेकिन ब्लूप्रिंट हमें कंपेयर करके दिखाता है कि आज ये कितना बड़ा हो चुका है। वर्तमान में इसके 25 पार्ट्स हैं, और में 470 से ज्यादा आर्टिकल्स हैं। प्लस शेड्यूल्स बढ़कर 12 हो चुकी हैं। जैसे जैसे देश की आबादी और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी, इस रूल बुक ने खुद को अडेप्ट किया। और इस एवोल्यूशन के साथ एक और इम्प्रेसिव फैक्ट जुड़ा है जो इस स्लाइड पर मेंशन्ड है। इस बुक को तैयार करने का टाइमलाइन एग्जैक्ट 2 साल 11 महीने और 18 दिन। लगभग 3 साल का लंबा सफर, जिसके बाद फाइनली इसे 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया। ये नंबर सिर्फ नंबर नहीं है, ये उस एक्सट्रीम डेलिब्रेशन और डिबेट का प्रूफ है जो इस फाउंडेशन को बनाने में लगाई गई थी। और उसी फाउंडेशन पर खड़ा है हमारा मेन लेजिस्लेटिव ढांचा, जिसे अगले विजुअल में एक चमकते हुए ट्रायंगुलर पार्लियामेंट बिल्डिंग वाले मैप से दर्शाया गया है। ये आर्टिकल 79 का रिफ्लेक्शन है। इस ट्रायंगल के 3 कोने हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस स्लाइड की हेडिंग स्पेसिफिकली कहती है कि स्ट्रक्चर ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर मॉडल पर बेस्ड है। हाँ, पर आगे बढ़ने से पहले मैं इस वेस्टमिंस्टर मॉडल वाले कॉन्सेप्ट पर थोड़ा पॉज लेना चाहूंगी। हम अक्सर इस टर्म को सुनते हैं, पर इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है इस कॉन्टेक्स्ट में? ये बहुत जरूरी डिस्टिंक्शन है। वेस्टमिंस्टर एसेंशियली लंदन का वो एरिया है जहां ब्रिटिश पार्लियामेंट है। ओके। लेकिन पॉलिटिकल साइंस में इसका मतलब है एक ऐसी पार्लियामेंट्री सिस्टम जहां एग्जीक्यूटिव ब्रांच लेजिस्लेचर से ही निकलती है। एग्जीक्यूटिव ब्रांच मतलब जो सरकार चलाते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट। एग्जैक्टली, वो लोग लेजिस्लेचर यानी संसद का हिस्सा होते हैं। अमेरिका में ऐसा नहीं होता, वहां प्रेसिडेंट और कांग्रेस बिल्कुल अलग अलग अस्तित्व रखते हैं। तो हमारे वेस्टमिंस्टर मॉडल में संसद ही सुप्रीम सेंटर है। बिल्कुल, और इस पार्लियामेंट्री ट्रायंगल के 3 मेन पिलर्स हैं, लोकसभा यानी हाउस ऑफ द पीपल, राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और टॉप पर हैं प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। यही वो पॉइंट है जो कई बार कंफ्यूजन क्रिएट करता है। कैसे? लोग सोचते हैं कि पार्लियामेंट का मतलब सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा है, लेकिन ब्लूप्रिंट क्लियर करता है कि प्रेसिडेंट इसका एक अभिन्न अंग है, इंटेग्रल पार्ट। सही कहा। अगर कोई बिल दोनों हाउसेस से पास हो भी जाए तो बिना प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के वो कानून नहीं बन सकता। और लॉ मेकिंग यानी कानून बनाना ही इस पूरे एस्टैब्लिशमेंट का इकलौता मेन फंक्शन है। प्रेसिडेंट के बिना वो लॉ मेकिंग सर्किट पूरा ही नहीं होता। अब इस ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर को डीपली समझने के लिए ब्लूप्रिंट इन 2 हाउसेस को कंट्रास्ट करता है। द टेल ऑफ 2 हाउसेस। हाँ, इनके विजुअल मेटाफॉर्स बहुत सोच समझ कर डिजाइन किए गए हैं। राज्यसभा जो आर्टिकल 80 में है, उसको एक क्लासिक रॉयल रेड चेयर से दिखाया गया है। वही लोकसभा जो आर्टिकल 81 है, उसे एक मॉडर्न स्लीक ग्रीन चेयर से दर्शाया गया है। ये कलर कोडिंग इनके नेचर को रिफ्लेक्ट करती है। तो इस रेड चेयर का नेचर क्या है? इसे स्थायी या परमानेंट सदन कहा गया है, एक ऐसा चेंबर जो कभी डिसॉल्व नहीं होता। यहाँ इलेक्शंस का मैकेनिज्म भी काफी अलग है। डायरेक्ट जनता वोट नहीं करती यहाँ। इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं,
जहां अलग-अलग राज्यों के एमएलएज वोट डालते हैं। और अगर नंबर्स की बात करें तो मैक्सिमम अलाउड सीट्स 250 है, पर अभी करंट स्ट्रेंथ 245 है। जिसमें से 12 मेंबर्स को स्पेसिफिकली प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं उनके आर्ट, साइंस या लिटरेचर में स्पेशल योगदान के लिए। इस इनडायरेक्ट इलेक्शन का प्राइमरी रीजन यही है कि राज्यसभा जैसा नाम से क्लियर है, राज्यों की परिषद है। यह स्टेट्स के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती है। इसके ठीक विपरीत जब हम ग्रीन चेयर यानी लोकसभा पर आते हैं तो ब्लूप्रिंट इसे पॉपुलर हाउस कहता है। ये वो सदन है जहां पावर डायरेक्टली लोगों के वोट से आती है। लेकिन क्योंकि ये पॉपुलर विल पर चलता है इसलिए ये टेम्पररी है। हर 5 साल में इसका कार्यकाल खत्म होता है और नए चुनाव होते हैं। इसकी स्ट्रेंथ भी काफी बड़ी है, मैक्सिमम 550, लेकिन करंटली 543 सीट्स हैं। और इस ग्रीन चेयर वाले स्लाइड में एक डेटा पॉइंट को रेड टेक्स्ट में बहुत हेविली एम्फसाइज किया गया है, रिजर्वेशन फिगर्स। हाँ, स्पेसिफिकली मेंशन है कि लोकसभा में एससी के लिए 84 सीट्स और एसटी के लिए 47 सीट्स रिजर्व्ड हैं। ये नंबर्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शन में मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज का रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करना डेमोक्रेसी के सर्वाइवल के लिए जरूरी है। अब इन दोनों हाउसेस को विजुअलाइज करने के लिए ब्लूप्रिंट एक बैलेंसिंग स्केल यानी तराजू का मेटाफर यूज करता है। एक कंपैरेटिव एनालिसिस है यहाँ क्वालिफिकेशंस का। ये तराजू दोनों सदनों के डिफरेंसेस को बिल्कुल सामने रख देता है। लोकसभा में एंट्री लेने के लिए मिनिमम एज 25 साल रखी गई है, जबकि राज्यसभा, जिसे एक्सप्लिसिटली सीनियर हाउस का टैग दिया गया है, वहां एंट्री एज 30 साल है। लोकसभा का टेन्योर जहां 5 साल का है, वहीं राज्यसभा के मेंबर्स 6 साल तक सर्व करते हैं। लेकिन इस तराजू वाले विजुअल में सबसे इंटरेस्टिंग चीज राज्यसभा का वो कंटिन्यूइंग चेंबर वाला फीचर है। वही फीचर कि वो कभी डिसॉल्व नहीं होता। हाँ, पर मैथमेटिकली ये काम कैसे करता है? अगर सबका कार्यकाल 6 साल का है तो सदन हमेशा भरा हुआ कैसे रहता है? इसका सॉल्यूशन एक बहुत ही क्लेवर रोटेशन में है। ब्लूप्रिंट एक्सप्लेन करता है कि राज्यसभा के 1/3 यानी 1/3 मेंबर्स हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। तो इसका मतलब हर 2 साल में नए लोग आते हैं, पर एक साथ सभी कभी नहीं जाते। ये ओवरलैपिंग टेन्योर ही उसे परमानेंट बनाता है। लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, पर चेंबर कभी खाली नहीं होता। हालांकि उम्र और टेन्योर अलग होने के बावजूद इस स्केल के बेस पर दोनों के लिए एक कॉमन अनिवार्य योग्यता लिखी हुई है। भारतीय नागरिकता, इंडियन सिटीजनशिप। उसके बिना कोई इस पॉलिटिकल मशीनरी में एंटर नहीं कर सकता। वैसे इन सब सीक्वेंशियल आर्टिकल्स को याद रखना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, आर्टिकल 79, 80, 81। लेकिन यहाँ अगली स्लाइड में एक मेमोरी की दी गई है, एक निमोनिक ट्रिक जिसका नाम है सरल। सरल, SARAL। स से संसद यानी आर्टिकल 79, र से राज्यसभा यानी आर्टिकल 80 और ला से लोकसभा यानी आर्टिकल 81। ये वाकई में एक बहुत सरल तरीका है बेस फ्रेमवर्क को दिमाग में लॉक करने का। अब फ्रेमवर्क क्लियर होने के बाद मटेरियल उन पावर डायनामिक्स पर शिफ्ट होता है जो इस स्ट्रक्चर के अंदर चलती हैं। और यहाँ पहला विजुअल है एक डिजिटल पोडियम पर रखा हुआ ठोस वुडन गैवल, पीठासीन अधिकारियों यानी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की ताकत का सिंबल। कौन इन सदनों को एक्चुअली कंट्रोल करता है, ये उस पे है। यहाँ प्रोसेस में एक बहुत बड़ा डिफरेंस दिखाया गया है। जैसे राज्यसभा के केस में जो सभापति होते हैं वो इसेंशियली देश के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। इसे एक्स ऑफिशियो या पदेन सभापति कहा गया है, यानी वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन किसी और काम के लिए होता है, पर वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा को प्रिजाइड करने लगते हैं। जबकि लोकसभा का स्पीकर कोई बाहर का इंसान नहीं होता। लोकसभा के एमपीज अपने ही बीच से एक मेंबर को स्पीकर चुनते हैं। ये न्यूट्रलिटी का एक इंटरेस्टिंग बैलेंस है। वाइस प्रेसिडेंट किसी स्टेट या पार्टी को डायरेक्टली राज्यसभा में रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते, इसलिए वो न्यूट्रल एम्पायर की तरह बिहेव कर सकते हैं। लेकिन इस गैवल के कॉन्टेक्स्ट में एक रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स हाईलाइट किया गया है जो जॉइंट सिटिंग से जुड़ा है। संयुक्त अधिवेशन। जब दोनों सदनों के बीच किसी बिल पर डेडलॉक बन जाए तो ऐसी जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है। ये अलर्ट बॉक्स एक ट्रिक पॉइंट हाईलाइट करता है। जॉइंट सिटिंग बुलाते हमेशा राष्ट्रपति हैं, लेकिन उसकी अध्यक्षता यानी उसे प्रिजाइड सिर्फ और सिर्फ लोकसभा स्पीकर करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट नहीं। एक और पॉइंट जो क्लियरली मार्क्ड है वो है स्पीकर का कास्टिंग वोट। नॉर्मल सिचुएशंस में स्पीकर वोट नहीं करते, पर अगर दोनों साइड के वोट्स बराबर हो जाएं, एक परफेक्ट टाई हो, तो डेडलॉक तोड़ने के लिए वो अपना निर्णायक मत देते हैं। वो इसेंशियली उनकी अल्टीमेट पावर मोमेंट होती है। अब ताकत की बात हो रही है तो अगला विजुअल शायद सबसे हैवी है। एक डिजिटल लॉक लगा हुआ शाइनी सिल्वर ब्रीफकेस। ये ब्रीफकेस देश की वित्तीय शक्तियां यानी फाइनेंशियल पावर्स का सिंबल है। एक देश आखिर पैसे से ही चलता है। और इस ब्रीफकेस पर 2 आर्टिकल स्टैम्प्ड हैं। आर्टिकल 110 जो मनी बिल या धन विधेयक है,
और आर्टिकल 112 जो बजट है। पैसे पर एब्सोल्यूट कंट्रोल किसका होगा, ये पॉलिटी का सबसे बड़ा सवाल होता है। और ब्लूप्रिंट इसका जवाब बिना किसी हेजिटेशन के देता है, लोकसभा की एब्सोल्यूट मोनोपोली। अगर कोई बिल मनी बिल है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय लेने का राइट सिर्फ लोकसभा स्पीकर के पास है। उनके डिसीजन को किसी कोर्ट यहाँ तक कि प्रेसिडेंट भी चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग एलिमेंट इस ब्रीफकेस के रेड वायर पर लगा वार्निंग टैग है। वो टैग राज्यसभा की पावर्स को डिस्क्राइब करता है और उस पे लिखा है केवल 14 दिन की देरी। ये लिमिटेशन बहुत प्रोफाउंड है। जब पैसे या टैक्स का मामला आता है तो स्थायी और वरिष्ठ सदन यानी राज्यसभा की पावर्स ऑलमोस्ट खत्म हो जाती हैं। वो एक मनी बिल को अमेंड नहीं कर सकते, रिजेक्ट नहीं कर सकते। वो मैक्सिमम उस बिल को 14 दिन तक अपने टेबल पर रोक सकते हैं। अगर 14 दिन में वापस नहीं भेजा तो बिल उसी फॉर्म में पास मान लिया जाता है जिसमें लोकसभा ने उसे भेजा था। ये तो सीधा मैसेज है कि जब पब्लिक मनी की बात आएगी तो इनडायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की नहीं चलेगी। जिस हाउस को जनता ने डायरेक्टली चुना है वही टैक्सेस और बजट कंट्रोल करेगा। खैर, लेजिस्लेशन और बजट तभी पास होते हैं जब पार्लियामेंट एक्चुअली मीटिंग में हो। इस टाइमिंग को एक्सप्लेन करने के लिए मटेरियल ने एक डिजिटल आवर ग्लास का विजुअल प्रेजेंट किया है, जो संसद के सेशंस या सत्रों को दर्शाता है। आवर ग्लास एक परफेक्ट मेटाफोर है क्योंकि टाइम लिमिटेड होता है। यहाँ 3 मेन लेजिस्लेटिव सेशंस आउटलाइन किए गए हैं। पहला और सबसे लंबा बजट सेशन जो फरवरी से शुरू होकर मई तक चलता है। फिर एक ब्रेक के बाद आता है मॉनसून सेशन जो जुलाई से सितंबर तक रहता है। और साल के एंड में सबसे छोटा विंटर सेशन जो नवंबर से दिसंबर तक चलता है। इन्हीं विंडोज के बीच देश के सारे बड़े डिसीजंस होते हैं। और इस टाइम फ्रेम को कंट्रोल करने के लिए 2 प्योरली टेक्निकल टर्म्स को डिफरेंशिएट किया गया है, प्रोरोगेशन और एडजॉर्नमेंट। एडजॉर्नमेंट या स्थगन का अधिकार प्रिजाइडिंग ऑफिसर जैसे कि स्पीकर के पास होता है। वो किसी चलती हुई मीटिंग को कुछ घंटों, दिनों या हफ्तों के लिए रोक सकते हैं, पर सेशन जिंदा रहता है। दूसरी तरफ प्रोरोगेशन या सत्रावसान का आदेश हमेशा प्रेसिडेंट निकालते हैं। ये एक प्योर सेशन को ऑफिशियली क्लोज करने का प्रोसेस है। स्थगन सिर्फ एक ब्रेक है, जबकि सत्रावसान एक चैप्टर का खात्मा। इन सेशंस में ऑर्डर मेंटेन करना हमेशा से एक चैलेंज रहा है। इसी सिस्टम को सिक्योर करने के लिए अगली स्लाइड हमें सिस्टम अपडेट्स और सिक्योरिटी पर ले जाती है। यहाँ एक बड़ा सा रेड स्टॉप साइन विजुअलाइज किया गया है जिस पर 10th अनुसूची या 10th शेड्यूल लिखा है। ये स्टॉप साइन एसेंशियली देश के दलबदल कानून या एंटी डिफेक्शन लॉ की तरफ इशारा कर रहा है। ये कानून 1985 में 52nd अमेंडमेंट के जरिए लाया गया था। इसका इंटेंशन क्लियर था कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को मेंटेन किया जाए। अगर कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन जीतने के बाद अपनी पार्टी बदलता है तो ये लॉ उन्हें डिस्क्वालीफाई करने की पावर देता है। और ये पावर अगेन प्रिजाइडिंग ऑफिसर यानी स्पीकर या चेयरमैन के हाथों में होती है। इस स्टॉप साइन के ठीक नीचे कुछ और कॉन्स्टिट्यूशनल सॉफ्टवेयर अपडेट्स का भी जिक्र है जिन्होंने सिस्टम को कंप्लीटली चेंज किया। अमेंडमेंट्स। ब्लूप्रिंट 2 स्पेसिफिक अपडेट्स को हाईलाइट करता है यहाँ। पहला है 1989 का 61st अमेंडमेंट। इस एक लाइन ने पूरे देश का डेमोग्राफी चेंज कर दिया। इसने वोटिंग की एज को 21 साल से घटाकर सीधे 18 साल कर दिया। अचानक से लाखों यूथ इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस का डायरेक्ट हिस्सा बन गए। दूसरा अपडेट बिल्कुल रीसेंट और उतना ही इम्पैक्टफुल है, 104th अमेंडमेंट। इसने लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को जो नॉमिनेशन के थ्रू रिजर्वेशन मिलता था उसे समाप्त कर दिया। ये दिखाता है कि समय के साथ कॉन्स्टिट्यूशन उस रिप्रेजेंटेशन को हटाने में भी सक्षम है जो अब अनिवार्य नहीं रहा। इन सब सेंट्रल लेवल मैकेनिज्म्स को समझने के बाद ब्लूप्रिंट अपना कैमरा एंगल शिफ्ट करता है और सीधे स्टेट लेवल की तरफ देखता है। अगली स्लाइड पर एक 3D वायरफ्रेम डोम का विजुअल है जिसे राज्य विधानमंडल या स्टेट लेजिस्लेचर का नाम दिया गया है। तरह से मिरर करता है। बिल्कुल, जैसा सेंटर वैसा स्टेट। सेंटर में जो पोजीशन और पावर प्रेसिडेंट की है, स्टेट में लगभग वही रोल गवर्नर का होता है। सेंटर की लोकसभा की तरह स्टेट में विधानसभा होती है जो कि लोअर हाउस है। इसका टर्म भी 5 साल होता है और जिसके मेंबर्स को लोग डायरेक्टली वोट देकर चुनते हैं। और सेंटर की राज्यसभा का रोल प्ले करने के लिए स्टेट लेवल पर विधान परिषद होती है जिसका टर्म 6 साल का होता है। लेकिन इस मिरर स्ट्रक्चर में एक ट्विस्ट है। सेंटर में राज्यसभा का होना एक कॉन्स्टिट्यूशनल कंपल्शन है, पर स्टेट्स के लिए विधान परिषद होना ऑप्शनल है।
इसे समझाने के लिए मटेरियल एक ग्लोइंग मैप डिस्प्ले करता है जहां सिर्फ 6 स्टेट्स ब्राइट ग्रीन कलर में लाइट अप हो रहे हैं। केवल उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। इन्हीं 6 राज्यों में बाईकैमरल या द्वैसदनीय सिस्टम है। बाकी पूरे इंडिया में सिर्फ एक सदन पर काम चलता है। और अगर कल को किसी स्टेट को ये लगता है कि उन्हें एक अपर हाउस क्रिएट करना चाहिए, या इन 6 स्टेट्स को लगता है कि उन्हें अपना अपर हाउस खत्म करना है, तो यहाँ ब्लूप्रिंट के कॉर्नर में एक आर्टिकल ब्लिंक कर रहा है। आर्टिकल 169। ये आर्टिकल इन्हीं विधान परिषदों के क्रिएशन या एबोलिशन का प्रोसेस बताता है। लेकिन क्योंकि ये अपर हाउस डायरेक्टली जनता नहीं चुनती, इनके चुनाव का मैथ बेहद कॉम्प्लिकेटेड होता है। उस मैथ को डिकोड करने के लिए अगली स्लाइड में एक कॉम्प्लेक्स इन्फोग्राफिक है, एक रेड ग्लोइंग पाई चार्ट। ये विधान परिषद के इलेक्शन प्रोसेस को 5 अलग-अलग टुकड़ों में बांट देता है। ये सच में एक पॉलिटिकल पजल की तरह लगता है। इस चार्ट के हिसाब से इस अपर हाउस के 1/3 मेंबर्स को वहां की लोकल बॉडीज जैसे पंचायतें और नगरपालिकाएं चुनती हैं। अगले 13 मेंबर्स को उसी स्टेट के एमएलएस चुनते हैं। फिर 16 मेंबर्स को सीधे गवर्नर नॉमिनेट करते हैं, लिटरेचर, साइंस या सोशल सर्विस के आधार पर। और जो 2 छोटे हिस्से बचते हैं, वो रिप्रेजेंटेशन के सबसे यूनिक एंगल्स हैं। हाँ, 112 सीट्स उस स्टेट के एक्सपीरियंस टीचर्स के लिए रिजर्व होती हैं। और बची हुई 112 सीट्स राज्य के यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स यानी स्नातक चुनते हैं। इस पूरे मैथमेटिक्स का एक ही मकसद है कि लॉ मेकिंग में इंटेलेक्चुअल, एजुकेटेड और डाइवर्स वॉइसेस का एक ऐसा मिक्स लाया जाए जो डायरेक्ट चुनाव की भीड़ में शायद ना जीत पाए, ताकि आवाजें सिर्फ उनकी ना हो जो मैसिव रैलीज कर सकते हैं, बल्कि उनकी भी हों जो स्पेशलाइज्ड नॉलेज होल्ड करते हैं। और इस पाई चार्ट के बगल में बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करने का फॉर्मूला भी लिखा है। एक लिमिट सेट की गई है कि ये विधान परिषद कभी स्टेट की विधानसभा के 1/3 आकार से बड़ी नहीं हो सकती, पर साथ ही मिनिमम 40 सीट्स तो उसमें होनी ही चाहिए। अपर हाउस लोअर हाउस को ओवरशैडो ना कर दे, ये रूल उस बात को इंश्योर करता है। सही कहा। पूरे सिस्टम को बैलेंस में रखने की ये एक कोशिश है। बिल्कुल। और अब हम इस पूरे डिटेल्ड डीप डाइव के आखिरी हिस्से पर आते हैं, जो कि सोर्स मटेरियल का आखिरी स्लाइड भी है। एक कंक्लूजन या समरी नहीं है, बल्कि एक येलो वार्निंग ट्रायंगल है जिसकी हेडिंग है क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन। ये ट्रायंगल इस डीप डाइव की एक प्रोफाउंड कॉन्ट्रडिक्शन को हाईलाइट करता है। इसके अंदर एक बड़ी सी VS साइन है। एक तरफ लिखा है राज्यसभा स्थायी और वरिष्ठ सदन, और उसके ऑपोजिट में लिखा है धन विधेयक शक्ति केवल 14 दिन। यहाँ मटेरियल वही सवाल खड़ा करता है कि संविधान निर्माताओं ने एक परमानेंट सीनियर सदन को फाइनेंशियल मामलों में इतनी आसानी से किनारे क्यों कर दिया? एक स्थायी सदन को प्रैक्टिकली 0 फाइनेंशियल पावर क्यों दी? अगर हम इसको डीपली एनालाइज करें तो इस सवाल का जवाब डेमोक्रेसी के कोर प्रिंसिपल्स में छुपा है। पैसा सरकार का नहीं होता, पब्लिक ट्रेजरी पब्लिक की होती है। बिल्कुल। और टैक्स पेयर्स के पैसे का क्या होगा, ये डिसाइड करने की ताकत एक परमानेंट चेंबर को देना डेमोक्रेसी के खिलाफ है। पूरा कंट्रोल उसी सदन को देना जरूरी था जो लगातार हर 5 साल में उन्हीं लोगों के पास वोट मांगने जाता है। ये पावर अकाउंटेबिलिटी को रिफ्लेक्ट करती है। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये लिमिटेशन बहुत डिलिबरेटली और कॉन्शियसली लगाई थी। ये एक सॉलिड पॉइंट है, पर इस डिस्कशन को कंक्लूड करते हुए